सबसे पहला पॉइंट तो ऊपर ही दिख रहा है क्या कि सर बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं पता चल रहा है ना कि बस गायब हो गया है। जगत पढ़ रहे हैं जिसमें मोनेरा हमने खत्म किया, प्रोटिस्टा खत्म किया कल, आज से शुरू हुआ है क्या कवक जगत। कवक जगत खत्म हो जाएगा तो दो जगत और रह जाएगा, पादप जगत और जंतु जगत। चलो डन। अब ये जो जगत है बातें नहीं, ये जगत किसने दिया था? आर.एच. विट्टेकर ने दिया था। कौन से प्रणाली के अंतर्गत आया था ये? पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली। जब पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली हुआ था यानी कि पांचवा जगत का उस समय ही बनाया गया था। किसको? इस कवक जगत को। और बनाने वाले कौन थे? आर.एच. विट्टेकर थे। ठीक है, तीसरा बिंदु, सर इस वर्ग में, इस जगत में आने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। या तो इनको हम एक और नाम देते हैं अपघटक। ध्यान से सुनना, मृतोपजीवी यानी कि एक ऐसा जीव जो मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करता हो। जो मृत पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करे, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कवक होते हैं, जैसे आप मशरूम खाए हो ना, तो मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है। मशरूम को देखिएगा सड़े गले जगहों पर ही उगता है, जहां पे सड़े गले पदार्थ रखे गए होंगे, फेंके गए होंगे, वहां पर मशरूम दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा हमने बोला कि सर ये जो मशरूम होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये सैप्रोट्रॉप्स हैं। उसके बाद इनको हम अपघटक बोलते हैं। अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर। ठीक है, अब डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है भाई? अपघटक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा सुनिएगा, जैसे किसी खाद्य पदार्थ में मिल रहा है आपको C6H12O6, क्या है ये? सर ग्लूकोज है। ठीक है, अब किसी खाद्य पदार्थ में ये मिल रहा है। अब ये नॉर्मली ये ग्लूकोज कहां पर मिलता है? तो पादपों में देखने को मिलेगा ये ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, किस रूप में संचित होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। वो कार्बोहाइड्रेट को भी बदल दिया जाता है स्टार्च में। ठीक है, अब मान लिया जाए कि सर वहां पर मिल रहे हैं कौन? कवक। एक जगह है, एक मिट्टी मिल रही है, यहां पर मिल रहे हैं कवक। चलो इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या सर? कुछ पत्तियां गिरी पड़ी हैं दूसरे पेड़ पौधे की, कुछ पत्तियां हैं, कुछ टहनियां हैं। इन पत्तियों में, इन टहनियों में क्या मिलेगा? ग्लूकोज की मात्रा मिलेगी, C6H12O6 की मात्रा मिलेगी। अब क्या करेंगे कि ये कवक इन सबको, अब हम कहें ना तो बच्चा इसको कहते हैं हम लोग जटिल। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत सी चीजों को जोड़ के बनाया है। जैसे कि इनको कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को जोड़ा है एक साथ, तो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? जटिल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है? अपघटक का मतलब क्या होता है? कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देना ही क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। याद रखिएगा, जटिल को सरल में बदलना वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, अपघटन। और जो अपघटन करते हैं जो जीव, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको इंग्लिश में क्या बोला? डिकम्पोजर। क्या करेगा? तो सर इस पत्ती वगैरह के पास क्या मिल रहा था? ये जटिल मिल रहा था, इन सबको बदल देगा किसमें? सरल में। यानी कि कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया। ये क्या कहलाएगा बच्चा? सरल कहलाएगा। तो कवक का काम क्या क्या दिखा? अभी तक हमने एक ही काम देखा सीधा सीधा। पहले क्या बोला कि सर आर.एच. विट्टेकर ने कवक जगत बनाया था, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत बनाया था। ये होते कैसे हैं? मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा सर ये अपघटक का काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। मतलब कि जहां भी ये होंगे वहां पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ तो क्लियर है ना कि सर एक ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। तो ये कौन सा कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा सर? जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो सिंपल सा कि सर यदि जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके, अपघटन करके क्या कर दिया जाए? सरल कर दिया जाए, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन। और करने वाले जीव क्या कहलाएंगे?
तो हम कह सकते हैं क्या कि कवक एक प्रकार का अपघटक है। डन। चलो ये तो कुछ बेसिक से लक्षण थे आपके कवक के। इसके साथ साथ एक और चीज, ये समलरागी होते हैं। समलरागी मतलब बताते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉप्रोलाइट्स। कितना बिंदु हुआ? 3, चौथा बिंदु यहां पे लिख देते हैं। समलरागी होते हैं, कॉप्रोलाइट्स होते हैं। अब ये क्या बात आ गई भाई, कॉप्रोलाइट से समलरागी? समलरागी में जरा कोई शब्द खोजो तो जरा, कुछ ऐसा लग रहा है जो जाना पहचाना सा। रागी मतलब वो अपने आप को व्यतीत करने वाला एक ऐसा जीव जो पशु विष्टा या मल मूत्र जैसे गोबर वगैरह होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉप्रोलाइट्स कहते हैं ऐसे जीवों को जो समलरागी होते हैं, यानी कि ये पशु विष्टा गोबर वगैरह पे रह करके अपना पोषण प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को चला रहे होंगे, इसीलिए इनको एक और नाम देते हैं क्या हम लोग? समलरागी। ठीक है, तो समलरागी कहने के पीछे क्या तात्पर्य था कि सर ये पशु विष्टा पर यानी कि अपशिष्ट पदार्थों पर जो किसी जीव के शरीर से बाहर निकले हैं उन सब से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं ये लोग, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? समलरागी बोला जाता है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? क्या क्या बिंदु कहा हमने? ठीक है, दिमाग में बैठा या कुछ ऐसा बिंदु है जो समझाना पड़ेगा इसमें? देख लीजिए, अगर कुछ ऐसा है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो डन एकदम। चल, अरे एक चीज छूटा हुआ है इसका, क्या अगले पॉइंट में दिखा देंगे। माइकोलॉजी समझते हो क्या होता है? माइकोलॉजी, अब बिल्कुल, यदि हम कवक का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। बिठाते हैं ये। जैसे देखो, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, वैसे स्पेशली बायोलॉजी में केवल और केवल आप यदि कवक का अध्ययन करना शुरू करोगे, यानी कि कवक के बारे में केवल स्टडी करोगे, तो कवक का अध्ययन करना, स्टडी करना क्या क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी क्या है सर? कवक का अध्ययन करना शुरू करेंगे, स्पेशली केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? कवक के बारे में, तो क्या बोलेंगे इसको? माइकोलॉजी कहेंगे। छठा पॉइंट, सर ये कॉस्मोपॉलिटेंट्स होते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट्स को सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब जो सब जगह पाया जा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटेंट्स। जैसे जल में पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, मृदा में यानी कि स्थल पर, और तीसरा वायु में। हमारे पास 3 ही मंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है और वायु मंडल है। इन तीनों जगहों पर पाए जाएंगे, इसीलिए ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटेंट्स बोलते हैं या सर्वव्यापी बोलते हैं। ठीक है, इस जगत का एक अपवाद है, अभी अभी हमने बात किया था उसके बारे में। अपवाद को याद रखिएगा कि वो अपवाद कौन है, उसका नाम है इष्ट। ठीक है, इष्ट एक अपवाद है इस जगत का, क्योंकि इस जगत में रखने के लिए हमको, जैसे हमने कोई एक वर्ग बना दिया, सुनना ध्यान से, जैसे फिलहाल के लिए कह दिया कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में केवल फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठेंगे, है ना। आकर के अगर कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे भी बैठेंगे तो उनको क्या कहेंगे? सर वो अपवाद है इस क्लासरूम के लिए, क्योंकि वो नियम कानून का पालन नहीं कर रहे। जस्ट अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलो, जस्ट एक बात समझानी थी आपको, तो वही चीज कि सर एक हमने कैटेगरी बनाई है कवक की, जिसमें हमने मेन चीज को नोटिफाई किया है कि हमको यहाँ पे बहुकोशिकीय रखना होगा, यानी कि एक ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हो, प्लस उसकी कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? यूकैरियोटिक। तो ये इष्ट जो है सारा नियम कानून का पालन तो करता है, केवल एक नियम का पालन नहीं करता है, ये बेचारा है कैसा? एकल कोशिकीय। ठीक है, कौन तो चिच्ची कर रहा है इसके बारे में, बुड़बक। ठीक है, तो ये अपवाद है, एक एक्सेप्शन है आपके इस कवक जगत का। अब लगे हाथ इष्ट के बारे में जान के भी काम खत्म कर देते हैं यहीं पे। ये इष्ट जो होते हैं बच्चा, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं हम लोग ब्रीवर इष्ट, हाँ ब्रीवर, ठीक है, और एक होता है बेकर्स।
ठीक है। एक को बोलते हैं ब्रीवर ईस्ट, दूसरे को बोलते हैं बेकर ईस्ट। अब बेकर में देखो नाम में ही आ जा रहा है बेकर्स, है ना। बेकर यानी कि बेकरी से संबंधित है, जहां पे केक वगैरह बनाया जाता है, बिस्किट वगैरह बनाया जाता हो, तो वहां पर क्या करते हैं, एक ऐसे ईस्ट का प्रयोग करते हैं जिसको नाम दिया जाता है क्या, बेकर्स ईस्ट। ठीक है। अब ब्रीवर जो है ये शब्द आया है ब्रीविंग से, और ब्रीविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादक पदार्थ बनाया जाता है। बिल्कुल, यदि हम मादक पदार्थ बनाना शुरू करते हैं तो उस प्रक्रिया को हिंदी में तो कह देते हैं किण्वन, किण्वन, या एक और नाम देते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, किण्वन कह लो या फर्मेंटेशन, बातें नहीं, किण्वन कह ले या फर्मेंटेशन कह ले, लेकिन एक और नाम दिया जाता है ब्रीविंग। तो ब्रीविंग शब्द से ही उठाया गया है क्या, ब्रीवर। और ब्रीवर का मतलब क्या होता है कि सर ब्रीविंग करना, और ब्रीविंग करने के दौरान सीधा सीधा क्या करना, किण्वन का मतलब समझते हो क्या होता है, सड़ाना। यदि मैं किसी खाद्य पदार्थों के अंदर किसको डाल दूं, एक ईस्ट को डाल दूं, कौन सा ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट, कुछ समय के बाद वो उसको सड़ाना शुरू कर देगा। उसके अंदर दो चीज की मात्रा बनने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की और अल्कोहल की मात्रा बनने लगेगी। आप भी आसानी से बना सकते हो, बनाना मत जाके घर पे ना। हाँ, कुछ करना नहीं है, किशमिश ले लो, काजू ले लो, अंगूर ले लो, सेब ले लो, सबको एक बार मिक्सी में डाला, मिक्सी में डाल करके मिक्स कर दिया, पानी पानी सब हो जाएगा पूरा एकदम। हाँ बन जाएगा, चावल का ही बन जाएगा, उसको माड़ी बोलते हैं। ठीक है, वो झारखंड में बनता है, हंडिया बोलते हैं, हंडिया। ठीक है, तो इतना सब कुछ करके जिस चीज का आपको अल्कोहल बना करके पीना है वो सारा कुछ इकट्ठा कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए ब्रीवर ईस्ट, डाल करके छत पे बस पर्दा वगैरह कुछ उस पे रख के, कपड़ा वगैरह रख के ढक के 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। नशा, भयंकर नशा होगा बाबू। ले, मादक पदार्थ बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, पियोगे तो नशा नहीं होगा। क्या क्या बात हुआ देखो जरा, यहाँ पे कवक का स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। कवक कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी होते हैं, जल में पाया जाएगा, मृदा में पाया जाएगा, वायु में भी पाया जाएगा। ठीक है, हर जगह पर होगा। उसके बाद इसका एक अपवाद है, कौन सा, ईस्ट। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम जरा बताना मुझे, बताओ। हाँ, 100 से है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम देखो 2 शब्द से मिलकर के बना होता है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। एक होता है जाति नाम, दूसरा होता है वंश नाम। सॉरी, पहला वाला होता है वंश नाम, दूसरा वाला जाति नाम। ठीक है, तो कभी भी वैज्ञानिक नाम 2 शब्द से मिलकर बना होगा। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सैपियंस। होमो क्या है, वंश है, सैपियंस क्या है, जाति है। तो वैसे ही कोई भी वैज्ञानिक नाम होगा तो वो 2 शब्द से मिलकर के बना होगा। तो बताओ ना, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। हाँ, लिखते हैं सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, ईस्ट का। और ईस्ट कितने प्रकार के, 2, एक जो बेकरी में यूज किया जाएगा, एक जो ब्रीविंग में यानी कि मादक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल करेंगे, किण्वन कराएंगे, ऐसे ईस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। डन यहां तक की बात, मिटाएं, लिख रहे हैं, मिटा दें इसको। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सेरिवेसी। हाँ ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा इसका। अभी कवक के प्रकार नहीं देखे हम, बस केवल कवक के ना सामान्य लक्षण देख रहे हैं अभी तक। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्या को बिंदु हुआ था जी, पता नहीं, छोड़ो, बिंदु बदल देते हैं अब। आगे सुनिएगा, ये एरिया बहुत, देखिए कवक जो होते हैं ये कैसे है बच्चा, बहुकोशिकीय है। ठीक है, अब यदि इस बहुकोशिकीय संरचना में से केवल मैं एक कोशिका की बात कर लूं अगर, ठीक है, केवल और केवल एक कोशिका की, एक सेल की अगर बात कर लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि सर ये धागे के जैसा होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्या, तंतु। और ये तंतु किसका है, कवक का, इसलिए इसको नाम देते हैं क्या, कवक तंतु।
डन। यानी कि कवक की एक कोशिका को देखेंगे, ये धागे के जैसी होगी, तो धागे को बायोलॉजी के वर्ल्ड में हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी कि हमारे जीव विज्ञान के जगत में आकर के सीधा सीधा तंतु बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइफा। हाइफा, ठीक है, कवक तंतु को इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं? हाइफा। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट ऐसा दे सकते हैं क्या, कवक कैसा है बाबू? बहुकोशिकीय है। ऐसे बहुत सारे कवक तंतु मिले होंगे इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा का पूरा क्या होगा? बहुकोशिकीय है। तो ऐसे बहुत सारे कवक तंतु से मिलकर के बना होगा कवक, कह सकते हो? चलो ठीक है, तो ये जो जाल दिख रहा है ना, इसको नाम दिया जाता है कवक जाल। कवक जाल किससे बना है? कवक तंतु से बना है। कवक तंतु क्या है सर? इस कवक की एक सिंगल कोशिका है जिसको हम कवक तंतु बोलते हैं या तो हाइफा बोलते हैं। जब ऐसे बहुत सारे कवक तंतु एक जगह पे व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। इस बहुकोशिकीय संरचना को कवक जाल कहते हैं। ठीक है, और इसी कवक जाल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा क्या? माइसीलियम। जो कहना है कहो, बस माइसीलियम याद रखना है ना। ये कवक तंतु का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? कवक जाल। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? माइसीलियम। बात समझे यहां तक? फिर मिटा दें? सर यहाँ पे हाइड्रा लिखे इसी वजह से क्या हम लोग इसको हाइड्रा बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में ईस्ट जो है हाइड्रा के नाम से मिलता है, ये बात। अब मार्केट में जाके ईस्ट मांगोगे ना, किसी को नहीं बुझाएगा, है ना। अच्छा, ओकरो से भयंकर सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जाके मांग लेना तो। हाँ, बोलना भैया सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है तो दे दीजिए। अब समझ लो क्या कहेगा आपको, बोलेगा अच्छा आप ढेर पढ़े लिखे हैं और ऐसे पढ़े लिखों के लिए हमारे पास सामान नहीं है ना। लोकल भाषा में आइए, लोकल लैंग्वेज में जो उसको कहते हैं वो बताइए, हम आपको दे देंगे। तो लोकल नॉर्मली क्या कहते हैं? हाइड्रा। क्या समझे? अब किसी को जाकर के यहाँ पे कलिंगड़ मांग दो। हाँ, कलिंगड़, तरबूज है, कलिंगड़ मांग लो, कोई नहीं दे पाएगा। अब कलिंगड़ क्या है? यहाँ की भाषा नहीं है, वो पंजाब में बोलते हैं कलिंगड़। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? तरबूज बोलते हैं, पनुआ बोलते हैं, ललमी बोलते हैं। ये सब कह के मांगो, मिलेगा। देखो मैं सारा लक्षण एक बार में खत्म कर रहा हूं समझा के। जब इसके प्रकार देखेंगे ना, बेसिडियोमाइसिड, एस्कोमाइसिड्स, है ना, ड्यूटेरोमाइसिड्स, तो हम सीधा सीधा खाली वहां पे लक्षण लिखते चले जाएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसलिए पहले पूरा लक्षण खत्म कर लेते हैं हम लोग कि कवक जगत में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। लक्षण को खत्म कर लिया, फिर उस समय खाली लक्षण दिखा देंगे कि इसमें ये लक्षण पाया जाता है। उस समय दांत चिहारना, फिर यहाँ पे ध्यान नहीं रहेगा। तो आगे आगे अगले पॉइंट में सुनिएगा। सर ये क्या है? कवक तंतु कह सकते हैं। ठीक है, अब कवक तंतु कैसा है? एकल कोशिकीय है। और कैसा है? केंद्रक बना दें इसमें, किसी को कोई आपत्ति इससे? यूकैरियोटिक है तो केंद्रक तो इसमें होगा ही होगा। ठीक है, ये है कौन? कवक तंतु है। इसको हाइफा कह लें क्या? कोई समस्या नहीं है किसी को यहां तक? चल, अब कोई भी कोशिका है बच्चा, वो क्या करेगी? कोशिका अपनी वृद्धि करेगी। वृद्धि करने के बाद क्या करेगी? विभाजन करेगी। कुल मिला जुला के हम ऐसा कहेंगे कि सर कोशिका विभाजन करेगी, सेल डिवीजन करेगी। ठीक है, चलो ये सेल डिवीजन करने के लिए जा रही है, तो पहले कोशिका क्या करती है? अपने आप को परिपक्व करती है। ठीक है, जब तक वो परिपक्व हो रही होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैच्योर होना। ठीक है, ये मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई, जिसको एक और नाम दे सकते हैं हम, क्या करना? वृद्धि। चलो कुल मिला जुला के सर ये कोशिका परिपक्व हो गई है, अब ये विभाजन करने के लायक है। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। चलो ठीक है, ये परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई। जो आपको समझना है सर, विधि इसने खत्म कर लिया, अब इसको क्या करना है? विभाजन करना है। चलो देखो, अब ये क्या करने जा रही है? विभाजन करने जा रही है। अब इसमें विभाजन दो तरीके का होता है। देखिएगा, एक ऐसा विभाजन
विभाजन के दौरान 2 चरण आते हैं, सभी को पता है। सबसे पहला केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन होगा तो एक से कितने केंद्रक बने? 2। तो चलो यहां से यहां दिखा देते हैं कि कौन सा विभाजन हुआ है। केंद्रक का विभाजन हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब अगली बार में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। आज जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो उसी कोशिका में कहीं ना कहीं एक प्लेट बन जाएगी ऐसे। अब कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं? देखो तो 2 कोशिका दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में संरचना बना है ना, ये इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग सेप्टा। हाँ, हिंदी में बोलते हैं पट। याद रह जाएगा ना? चलो, एक तो विभाजन ऐसा देख लिया। दूसरा, जिनको जानकारी नहीं होगा विभाजन का, यहां पे देख लेना एक बार जरा कि सर अगर विभाजन कराते हैं, ये हमारे पास कोशिका है, एक केंद्रक है, तो सबसे पहला क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। तो जब केंद्रक का विभाजन होता है तो क्या होता है? एक ही कोशिका में 2 केंद्रक हो जाते हैं। ऊपर से इसमें क्या था? कोशिका द्रव्य था। अगली बार में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य का विभाजन। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यही कोशिका 2 भाग में बढ़ जाएगी, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये। ठीक है, कितनी कोशिका हो गई? 2 कोशिका। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसने भी क्या किया सर? पहले कैरियोकाइनेसिस किया, फिर साइटो ये विभाजन की इसकी पहले तरीके की बात की हमने। इसका दूसरा तरीका, कहानी सेम है ऊपर वाली। सर कोशिका है, इसने अपने आप को क्या किया? मैच्योर किया, परिपक्व किया। परिपक्व किया तो थोड़ी सी वृद्धि कर गई, आकार में क्या हो गए? बड़ी हो गई। ठीक है, अब क्या करेगी? ये कैरियोकाइनेसिस करेगी, यानी कि केंद्रक का विभाजन करेगी। केंद्रक विभाजन भी कर लिया, देखते जाना ध्यान से। केंद्रक विभाजन भी कर लिया। अब क्या करना है इसको? कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है। कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है। नहीं होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, कह रहे थे ना, ध्यान देना। कोशिका द्रव्य विभाजन आएगा ना केंद्रक विभाजन के बाद, तो कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा इसमें। से बिंदु पर आ रहे हैं। एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पे ये केंद्रक विभाजन भी करेगा और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन करेगा। अंत में 2 कोशिका बन गई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ सर? केंद्रक विभाजन तो किया, एक ही कोशिका में कितने केंद्रक हो गए? 2। अब क्या करना है? कोशिका द्रव्य विभाजन करके 2 कोशिका बनाना है। मैं बोला नहीं कर रहा है ये कोशिका द्रव्य विभाजन, तो नहीं करेगा तो क्या रहेगा सर? एज इट इज वही रह जाएगा। एक ही कोशिका में कितने केंद्रक दिख रहे हैं हमें? 2 केंद्रक दिख रहे हैं। सर ये वापस से अपने आप को क्या करेगा? मैच्योर करेगा। ठीक है, मैच्योर करने के बाद फिर क्या करेगा सर? केंद्रक विभाजन करेगा। केंद्रक विभाजन करेगा तो अब कितना केंद्रक था? 2, अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए इसको? कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं करेगा, है ना। कुल मिला जुला के ये साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा। तो बच्चा ऐसे करते करते हमें एक ऐसा तंतु मिलेगा जो क्या हो जाएगा? बहु केंद्रकीय हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर हमारे पास एक ऐसी कोशिका है, ये कौन है? तंतु है, जिसको क्या बोले थे? कवक तंतु। कवक तंतु क्या है? इस कवक की एक कोशिका है। तो सिंपल सा कि सर हमारे पास ना एक ऐसी कोशिका है जो कैसी है? बहु केंद्रकीय है। ठीक है, तो ऐसी कोशिका जो बहु केंद्रकीय है, उसमें किसी प्रकार का कोई क्या नहीं मिल रहा है? पट्ट नहीं मिल रहा है, सेप्टा नहीं मिल रहा है। ऐसी कोशिका को नाम देते हैं बच्चा हम लोग संकोशिका। याद रख लेना, संकोशिका किसको कहते हैं? एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हो, किसी प्रकार का कोई विभाजन न दिखाई दे रहा हो केंद्रक, 2 केंद्रकों के आसपास में, तो ऐसा कोशिका क्या कहलाता है? संकोशिका कहलाता है। अब इसका इंग्लिश अभी मुझे याद नहीं है, बाद में बता देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। फिलहाल यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 2 बात कि सर कवक में 2 प्रकार की कोशिका दिखेगी। एक ऐसी कोशिका दिखेगी जिस कोशिका को हम बोलेंगे पट्टयुक्त। बात समझ में आ रहा है? एक ऐसी कोशिका जिसमें क्या दिख रहा है? बीच में
पट दिख रहा है, सेप्टा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? पट युक्त बोलेंगे। इंग्लिश में कहते हैं सेप्टेट, सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा, हाँ, या पट युक्त कवक तंतु। एक ऐसा दिख रहा है ना जिसमें क्या है? पट वगैरह नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एसेप्टेट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोल देंगे? पटहीन कवक तंतु। बात समझ आया? क्या क्या बात हुआ इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की बातें सब आपने ध्यान में रखी है। इसमें क्या था सर? कोशिका से संबंधित इसकी बातें की है हमने कि कवक में दो प्रकार की कोशिका मिलेगी। एक जो होगा पटयुक्त पटयुक्त होगा यानी कि सेप्टेट होगा। एक ऐसी कोशिका होगी जो पटहीन होगी यानी कि ए सेप्टेट होगी। अब ऐसा कैसे हुआ होगा? तो सर जब इनका कोशिका विभाजन चल रहा था तो कोशिका विभाजन के दरमियान एक में ऐसा हुआ होगा कि केंद्रक का विभाजन हुआ होगा, फिर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हुआ होगा। तो कोशिका के बीच में क्या दिख रहा है सर? एक दीवार दिख रही है जो उन दोनों को आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे से अलग दिखा रही है। तो बहुत सारी कोशिकाएं वहां पे दिखेगी। ऐसी संरचना को क्या बोलेंगे? पट युक्त बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पट युक्त कवक तंतु, या तो क्या बोलेंगे? सेप्टेट क्या हाइफा। बूढ़े पे ध्यान है ना। दूसरा, एक ऐसा संरचना जिसमें सर कोशिका के केंद्रक का विभाजन तो हुआ लेकिन द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, जिस कारण से हमें वो कोशिका कैसे दिखाई देगी? संकोशिका। और यदि संकोशिका दिख रही है तो ऐसे कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेप्टेट हाइफा, या तो पटहीन कवक तंतु। बोलो बात समझ में आई? पक्का? अब आएंगे इसके वर्गीकरण। वही तो बताए थे हमको, तो याद पड़ा हमको ना कि बताए थे। कोइनोसाइट, हाँ। चलो इतना सब कुछ पढ़ लिया। हालांकि ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि कवक जो होता है, बातें नहीं, कवक में क्या मिलता है सर? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसका सेल वॉल किसका बना होता है जी? काइटिन का बना होता है, याद रखिएगा। काइटिन की कोशिका भित्ति है इसकी। और इसके साथ ना एक चीज और याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन है? सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है हमारे पृथ्वी पर, पहले नंबर पर सेल्यूलोज है और दूसरे नंबर पर काइटिन है। ठीक है, तो काइटिन याद रखिएगा कि काइटिन क्या है सर? कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। जो हमारे पृथ्वी पर जो कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, तो मिलने के मात्रा के हिसाब से ये दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा कौन मिलता है? सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज कहाँ पे पाया जाता है? तो पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं उसकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। खत्म। एक चीज और लास्ट, ये बताना, आप खाना खाते हो तो क्या आपके अंदर ग्लूकोज बनता है क्या? ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो ऊर्जा बना लेते हैं। उसके बाद हमने जो खाना खाया था, जितना ग्लूकोज बना, क्या सारा ग्लूकोज उसी समय इस्तेमाल में ले लेते हैं क्या? अगर उसी समय सारा इस्तेमाल में ले लेते ना तो अभी हम बोल नहीं पाते। इसका मतलब कि अगर मेरे अंदर, अगर एज एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, अगर हम एज एग्जाम्पल ले लेंगे सर, सुबह हमने खाना खाया था और मेरे अंदर 100 मॉलिक्यूल 100 अणु बने थे किसके? ग्लूकोज के। 100 में से मान लिया जाए कि सर 20 हमने खर्च कर दिया उसी टाइम। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? रेस्ट 80 को बचा के रखते हैं हम अपने बॉडी में। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पे, जैसे सुबह हमने खाना खाया था, मेरे अंदर ग्लूकोज बना था, अभी तक वो ग्लूकोज मेरे अंदर रुका हुआ है, स्टोर है। अब वही 80 जो मेरे अंदर स्टोर है ना, बाकी मैं दिन भर जब तक काम करता रहूंगा, थोड़ी थोड़ी उसमें से ग्लूकोज को निकाला जाएगा, ऊर्जा बनाया जाएगा, एनर्जी बना करके यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बना था ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या करना? संचित करना।
तो अब ये बता दो केवल कि ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में ही संचित करते हैं या इसका रूप बदल देते हैं तब संचित करते हैं? किस रूप में बदलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है कहां पे? हमारे लीवर में। ये भी याद रखिएगा कि हमारे लीवर में ग्लाइकोजन को रखा जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं पादप की बात कर लूं, सुनते जाना, अगर हम पादप की बात कर ले तो पादप में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट को भी क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। ठीक है। शर्करा, कार्बोहाइड्रेट ही तो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट ही तो शर्करा है। ठीक है। ये स्टार्च क्या है? जटिल अवस्था है। जैसे आपका ग्लूकोज क्या है? थोड़ा सा सिंपल है, ग्लाइकोजन क्या है? जटिल अवस्था है। ठीक है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, स्टार्च क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। चलो ये तो दोनों का देख लिया। बात करते हैं सर काइटिन का। काइटिन में क्या बनता है? अरे सॉरी, कवक में क्या बनता है? मिस्टेक, कवक में क्या बनता है? तो याद रखना बच्चा, एक जंतु की तरह, ये किसका था? जंतु का था। एक जंतु जैसे अपने अंदर ग्लूकोज बनाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, वैसे ही कवक भी क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है।